हाथ में ईंट पत्थर तो कोई लाठे डंडे और धारदार हथियारों से लैस। जुबान पर भारत विरोधी और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते शब्द। ढाका की सड़क पर हर तरफ दंगाइयों की फौज उतर आई। भीड़ ने ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भीड़ सैकड़ों से हजारों में बदल गई। दंगाई भारतीय हाई कमीशन को तहस नहस करने के मंसूबे से आगे बढ़ रहे थे। जानकर हैरानी होगी कि भीड़ न सिर्फ तेजी से बढ़ी बल्कि बिल्कुल भारतीय हाई कमीशन के पास पहुंच गई। भीड़ जब जमा हो गई थी तो बांग्लादेशी अधिकारियों ने आनन फानन में बैरिकेडिंग लगवाई। भीड़ को रोका गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेशी अधिकारियों ने जानबूझकर लोगों को इकट्ठा होने दिया। सवाल ये है कि जिस देश को भारत ने अपने खून पसीने से आजाद कराया, वहां आज भारत विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने उपद्रवियों को भारतीय दूतावास के गेट तक पहुंचा दिया, वो भी तब जब एक दिन पहले ही भारत ने यूनुस के दूत को बुलाकर समझाया था कि वहां ऐसे हालात बन रहे हैं, फिर भी ऐसे कैसे होने दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो ऐसे हालात बन गए हैं। इस साजिश के पीछे पूरा खेल क्या है, आपको समझाते हैं। दरअसल ढाका के बरिधारा डिप्लोमेटिक जोन को बांग्लादेश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यही स्थिति है भारतीय उच्चायोग। लेकिन जुलाई में ये सुरक्षा कवच उस समय बिखरता हुआ दिखा जब जुलाई ओइक्या के बैनर तले कट्टरपंथी संगठनों की हजारों की भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीधे अति संवेदनशील इलाके में घुसपैठ कर गई। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास किया ही नहीं, बल्कि दिखावटी अंदाज में रोकते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या इस उग्र जमावड़े को ऊपर यानी कि बांग्लादेशी सरकार का मौन समर्थन था? भीड़ की मुख्य मांग थी इनकलाब मंचों के प्रवक्ता उस्मान हादी के कथित हत्यारों को भारत से वापस बांग्लादेश लाने और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण कर ढाका लाने की खुली मांग की गई थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में बड़ी संख्या ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ से जुड़े सदस्यों की थी। मार्च के दौरान दिल्ली नहीं ढाका जैसे उग्र और भड़काऊ नारे भी सुनाई दिए, लेकिन पर्दे खोलने पर तस्वीर कुछ और ही बयान करती है। रक्षा विश्लेषकों और पूर्व राजनयिकों का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में बढ़ती महंगाई, बिगड़ते कानून और व्यवस्था और इसके अलावा प्रशासनिक नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर भारत विरोधी कार्ड खेल रही है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों की इस भीड़ के पीछे 3 ताकतें हैं। पहला, जमात-ए-इस्लामी। अंतरिम सरकार में जमात-ए-इस्लामी की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। इसकी स्टूडेंट विंग ने ही सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान चलाया और भीड़ जुटाई। उनका एजेंडा साफ है कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और भारत को दुश्मन नंबर 1 घोषित करना है। दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग इसी संगठन के मदरसों से आए थे। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के उच्चायोग की सक्रियता ढाका में बढ़ी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने की साजिश को हवा देते दिखे। सवाल ये नहीं है कि भीड़ क्यों आई, बल्कि ये है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं। भीड़ भारतीय उच्चायोग के दरवाजे तक कैसे पहुंच गई? क्या यूनुस सरकार भारतीय हाई कमीशन पर हमला करवाना चाहती थी? क्या भारतीय उच्चायोग में तैनात अफसरों की हत्या या उन्हें नुकसान पहुंचाने की गहरी साजिश को हवा दिया गया है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 6 महीने यानी शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही सिलसिलेवार तरीके से भारत को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हुए। कट्टरपंथियों ने इसे भारत की हार के रूप में प्रचार करते हुए दिखाई दी। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें भारत का दोस्त माना जाता था, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। माना जाता गया कि प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्रभाव को बांग्लादेश में खत्म करने की शुरुआत थी। कट्टरपंथियों को भारत विरोधी बयान को हवा दिया गया। इसके अलावा रहमानी जैसे कट्टरपंथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही इन नेताओं ने
भारत से पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की धमकियां देनी शुरू कर दी। बांग्लादेश के कई रिटायर्ड जनरलों ने खुलेआम ये बोला कि अगर भारत से खतरा बढ़ा तो बांग्लादेश को चीन लेनी चाहिए और चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक कर देना चाहिए। सबसे खास बात यह रही कि यूनुस सरकार ने इन धमकियों और हिंदुओं पर हमलों को सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया बताकर भारत की चिंताओं को खारिज कर दिया, जिससे दंगाइयों के हौसले बुलंद हो गए। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की बांग्लादेश में एंट्री तेज हुई है। पाकिस्तानी नेता और उसके जनरल ढाका के कई दौरे बढ़ गए हैं और माना गया है कि भारत विरोधी साजिश को इससे और हवा दी गई है। भारत से आने वाले सामानों पर निर्भरता कम करने और पाकिस्तान से सीधा माल मंगवाने की बात की गई। समझना मुश्किल नहीं है कि इस पूरे खेल के 3 किरदार हैं। पहला बांग्लादेशी कट्टरपंथी, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा यूनुस सरकार खुद। तीनों के अपने अपने एजेंडे हैं। जहां कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यक और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अपना पूरा खेल खेल रहा है जो पूर्वी दिशा से भारत को घेरने का है, जबकि यूनुस सरकार अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी साजिशों को हवा दे रही है। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि ना तो शेख हसीना को ढाका को सौंपना है और ना ही कट्टरपंथियों के हिंदू विरोधी एजेंडे को सहेगा। साथ ही पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगा। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग को तलब करके दिल्ली ने अपना रुख साफ कर दिया, या यूं कह लीजिए कि उसने सधी हुई चेतावनी तक दे दी है।